Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and you are watching a very important session. Today, we are going to discuss a very important point, my dear student. We have Ephra Ben. Today, in this session, I will explain each and every point of Ephra Ben that is very useful for the examination. So, without any delay, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से पीरियड की हैं, जिससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से पीरियड से ये बिलोंग करती हैं. देखो, अगर हम बेसिकली इनके बॉर्न और डेथ की बात करें तो सी वॉज बॉर्न इन 1640 और सी डाइड इन 1689. सो ओवरऑल ये जो बिलोंग करती हैं वो मेजर पीरियड जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड है. कौन सा है? रेस्टोरेशन पीरियड. Restoration period. And the restoration period begins from 1660 to 1700. So she was majorly belonged to restoration period, and this period is also known as age of Dryden. Age of Dryden. Restoration period, when Charles II came back into England and restored the kinship, so that period is known as restoration period. तो उसी को लेकर चर्चा आज के सेशन में है. तो एक क्वेश्चन बना भी है, टीजीटी पीजीटी के किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच पीरियड, है ना, इन विच पीरियड डज एफ्रा बेन बिलोंग. तो आपको ध्यान रखना है कि दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड ना. अब उसको आप जब तक आपको बॉर्न और डेथ का पता नहीं होगा या एटलीस्ट आपको इसके बर्थ का पता हो ना, तो फिर वो अंदाजा जो है वो लग जाता है, अदरवाइज नहीं लगता है. तो अब आप इसको ध्यान रखें कि इनका जो बॉर्न है वो कब का है. रेस्टोरेशन मतलब ये मोस्टली बिलोंग करती है रेस्टोरेशन पीरियड से. वैसे इनका जो ये जन्म है ना, तो ये तो करीब हो गया है कैरोलियन पीरियड में हो गया है ना. 1649 तक कैरोलियन है, तो कैरोलियन में हो गया. फिर पुरीटन में भी है ये, और उसके बाद रेस्टोरेशन में भी है. मेजरली वर्क जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड के हैं. चलो शुरुआत करते हैं इनसे एक एक पॉइंट की. शी वॉज अ ब्रिटिश प्लेराइट, पोइट, ट्रांसलेटर एंड फिक्शन राइटर. तो प्लेज भी लिखती हैं, पोइम्स भी इन्होंने लिखी हैं, कुछ ट्रांसलेशन भी हैं इनकी, और फिक्शन वर्क्स भी इनके हैं. तो ओवरऑल एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है एफ्रा बेन. शी वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, और जैसा मैंने बताया कि एक मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर हैं रेस्टोरेशन पीरियड की. रेस्टोरेशन पीरियड का डेट मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड्स के डेट्स तो आपको मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट नो ऑल द डेट्स ऑफ पीरियड्स ना. She is regarded as first English professional woman writer. अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन डिजाइन हुआ है कि who is the first English professional woman writer. तो वो कौन है? वो है एफ्रा बेन. फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल राइटर पहली बार जिन्होंने अर्निंग के लिए कुछ लिखा, तभी तो प्रोफेशनल राइटर ये बनी. She is also known as एजेंट 160, है ना, एजेंट 160. शायद ये चार्ल्स सेकंड के वहाँ स्पाई का काम करती थी, ऐसा कुछ मतलब कहा जाता है इनके लिए. चार्ल्स सेकंड एम्प्लॉयड हर एज अ पॉलिटिकल स्पाई इन एंटरप, है ना. एंटरप सिटी है, बेल्जियम में है अभी शायद ये. तो उसमें इन्होंने किसका काम किया है? पॉलिटिकल स्पाई का काम किया है चार्ल्स सेकंड के लिए. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एजेंट 160 का कहा जाता है ना. क्या कहा जाता है? एजेंट 160. एजेंट 160. हर कोड नेम वॉज एस्ट्रिया. अच्छा, जब ये स्पाई यानी जासूस थी तो इनका जो कोड नेम था ना वो एस्ट्रिया था, और यही नाम इन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स में रखा है. पेन नेम जो रखा है वर्क्स के अंदर वो बहुत कई सारे वर्क्स में एस्ट्रिया नाम है. जो एक्चुअल में इनका एज अ स्पाई जब ये काम किया करती थी तो इनका कोड नेम था. स्पाई जो होते हैं ना उनके नेम जो होते हैं वो कोड्स में ही होते हैं. तो यहाँ से भी एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा.
हर ग्रेव इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉइंट्स कॉर्नर बट इन ईस्ट क्लॉइस्टर। अच्छा, इनको पॉइंट्स कॉर्नर जो वेस्ट मिनिस्टर एबे के अंदर है वहां नहीं इनको बरीड किया गया, इनको किया जाता है ईस्ट क्लॉइस्टर के अंदर। कहाँ किया गया है? ईस्ट क्लॉइस्टर के अंदर। इन हर फेमस वर्क, है ना, और उनको शी गिव्स हरसेल्फ द पोजीशन ऑफ नरेटर, और यही इनका सबसे पॉपुलर वर्क है ना, सबसे पॉपुलर वर्क है इनका ओरुनोको, है ना, ओरुनोको। सी डॉट 19 प्लेज, इन्होंने टोटल कितने प्लेज लिखे हैं? 19 प्लेज लिखे हैं। ये मेजर वर्क है ये इनका। चलो इसके आगे देखो, सी इज फेमसली रिमेंबर्ड in Virginia Woolf's A Room of One's Own. This work is written by Virginia Woolf. In this work he addressed Virginia Woolf, और वो लाइन ये है कि all women together ought to let flowers fall upon the tomb of Ephra Ben, कि जितनी भी women writer है ना, सभी को एफ्रा बेन की टूम के ऊपर फ्लावर, वहां पे रेवरेंस के लिए फ्लावर वहां पे उनको समर्पित करने चाहिए। क्यों? बिकॉज इट वॉज सी हु अर्न्ड देम द राइट टू स्पीक देयर माइंड्स, यानी कि वही पहली राइटर थी जिन्होंने महिलाओं को अपनी बात एक्सप्रेस करने का राइट दिलवाया, बिकॉज सी वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि वो पहली वुमन राइटर हैं जिन्होंने पहली बार प्रोफेशनली जो है लिटरेचर लिखा। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है ना, द क्वेश्चन मे बी डिजाइन्ड फ्रॉम हियर, चांसेस हैं, तो ध्यान रखना है। अब हम इनके वर्क्स की बात करें तो सबसे पहला वर्क जो है ओरुनोको 1688 में आता है, सबसे पॉपुलर वर्क है, मेजर वर्क है ये। इसका ध्यान तो एटलीस्ट आपको रखना ही रखना है। अब चाहे आप नेट का एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जो भी कर रहे हो, जहां पर इनका जिक्र होता है, तो मस्ट श्योर कि आप इस वर्क का ध्यान रखें। द फोर्स्ड मैरिज, एमोरस प्रिंस और द डच लवर, ये भी पॉपुलर वर्क है इनका। डच लवर पहला तो है ही है। नेक्स्ट देखिएगा, एबडेल्जर, द रोवर पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, द बेनिस्ड कैवेलियर्स। इसकी प्रोटोगोनिस्ट कौन है? हेलिना है। राउंड हेड्स, एम्परर ऑफ द मून, और लव लेटर्स बिटवीन अ नोबल मैन एंड हिज सिस्टर। तो एक वर्क ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 वर्क मैंने आपको इसमें से हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी वर्क्स तो सारे ही अगर आपको ध्यान रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इट इज़ not possible to remember all the works of a particular writer. So it is I think I suggest you to learn some particular works name of a particular writer, क्योंकि we have a vast syllabus ना, तो syllabus जब vast होता है तो आप सारे वर्क्स को रिमेंबर कर पाओ तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट ना। तो आपको उनमें से कुछ ऐसे मेजर वर्क्स आपको हाईलाइटेड कर लेने चाहिए, फिल्टर कर लेने चाहिए कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए सरल हो जाएंगी। स्मार्ट अप्रोच ही काम आएगी एग्जाम पास करवाने के लिए। जहाँ बड़ा सिलेबस होता है वहाँ पर अप्रोच आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, रटने भर से काम नहीं चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जरा, ये मैंने वर्क बता दिए। अब मैं आप लोगों से जिस वर्क के बारे में चर्चा करूंगा वो यही वर्क है, और बेसिकली यही वर्क मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी वर्क से बनता है। तो इसी वर्क के बारे में जरा हम चर्चा करेंगे। तो इसका एक नाम तो ओरुनोको है ही है, इसके अलावा इसको कहते हैं द रॉयल स्लेव। क्या कहते हैं? रॉयल स्लेव कहते हैं, और दैट वाज पब्लिश्ड इन 1688। ठीक है, सेम ही तो डेट है, पहले बताइए मैंने 1688। कई बार क्या हो जाता है मिस्टेक। इट ब्रॉट होम टू इंग्लैंड अ सेंस ऑफ हॉरर्स ऑफ स्लेवरी। ठीक है ना, तो एक्चुअल में लोगों के बीच में स्लेवरी के बारे में
जो डिस्कशन होने लगा वो यही वर्क है, उसी की देन है। इट इज अ शॉर्ट प्रोज फिक्शन कंसर्निंग लव ऑफ ओरोनोको एन इंस्लेव्ड अफ्रीकन इन सरीनम। अब ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, ये फिक्शनल स्टोरी है, जो एक इस नाम का व्यक्ति है, ओरोनोको नाम का व्यक्ति है, और वो अफ्रीकन स्लेव्ड है, और वो जगह का नाम है सरीनम। तो यहाँ का वो रहने वाला, इसके बारे में पूरी की पूरी जो कहानी है वो यहाँ से बनती है। अब प्लॉट पे आ जाते हैं सीधे, देखो इसका किस तरीके का प्लॉट है। ओरोनोको और द रॉयल स्लेव इज द ग्रैंडसन ऑफ अफ्रीकन किंग। अब जो अफ्रीकन किंग है ना, उसका ग्रैंडसन है कौन? ओरोनोको, ये इसका ग्रैंडसन है। ही फॉल्स इन लव विद इमोइंडा। इमोइंडा इसकी फीमेल कैरेक्टर है, द डॉटर ऑफ किंग्स टॉप जनरल। और किंग का कोई जनरल है, कोई सेनापति टाइप का है, कोई विशेष पद पर व्यक्ति है, उसकी डॉटर है जिसका नाम क्या है? इमोइंडा नाम है। तो दो मेजर कैरेक्टर हो गए हमारे पास, एक तो ओरोनोको हो गया और दूसरा हो गया इमोइंडा। ये दो हमारे पास कैरेक्टर्स हो गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोरामेंटियन पीपल वर ऑल्सो स्लेव्स। ये जो लोग थे ना, ये सारे के सारे क्या कौन थे? स्लेव थे। द किंग टू फॉल्स इन लव विद इमोइंडा। अब जो राजा का बेटा है वो भी इसके प्यार में पड़ा हुआ है, और राजा खुद इमोइंडा के प्यार में पड़ गया, ठीक है ना। देखो जरा, अब किंग टॉप जनरल और अफ्रीकन किंग का ग्रैंडसन है, और जो अब राजा है वो खुद इसके प्यार में पड़ गया। एंड कमांडेड हर टू बिकम हिज वाइफ, और ही ऑर्डर्ड टू इमोइंडा टू बिकम हर वाइफ। सी अनविलिंगली स्पेंड्स टाइम इन किंग्स हरेम। हरेम क्या होती है? एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर मतलब लव मेकिंग के लिए होता है, ठीक है, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो वहां उसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। इमोइंडा इज सोल्ड एज अ स्लेव एज सी हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी। अब इमोइंडा को स्लेव्स को बेच दिया जाता है क्योंकि उसकी वर्जिनिटी जो है वो लॉस्ट हो गई, क्योंकि शी स्पेंड्स टाइम विद किंग। एंड द किंग फॉल्सली इन्फॉर्म्स टू ओरोनोको दैट शी हैज बीन एग्जीक्यूटेड। और ओरोनोको को ये बताया जाता है कि उसको एग्जीक्यूटेड यानी उसकी हत्या करवा दी गई है। उसका पॉलिटिकल जो एक तरीके से मर्डर जो है वो करवा दिया गया है, उसको फांसी की सजा जो है वो दे दी गई है। झूठा कहा गया, रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी ये। इन अनदर ट्राइबल वॉर ओरोनोको इज कैप्चर्ड बाय एन इंग्लिश कैप्टन। एक वॉर में इंग्लिश कैप्टन के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है। हु प्लान्ड टू सेल हिम एंड हिज मैन, है ना। अब वो जो है कौन? इंग्लिश कैप्टन, वो इसको और इसके जितने भी लोग थे इन सबको बेचने का प्लान करता है। इमोइंडा एंड ओरोनोको वर कैरीड टू सरीनम। इन दोनों को कहाँ लाया जाता है? सरीनम नाम की जगह पे लाया जाता है। The two lovers are reunited there with the new Christian's name. अब ये इंसिडेंटली है ना, कोइंसिडेंटली ये वहां सरीनम पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों के नए नेम हो गए हैं, है ना। इनको ये भी बेच देता है, ये इसको तो ऑलरेडी बेच दिया था। तो सीजर तो नाम हो जाता है किसका? और ओरोनोको का, और क्लीमेन नाम हो जाता है किसका? इमोइंडा का। Imoinda becomes pregnant and Orunoko files petition to return homeland because he didn't want his baby to born in slavery. अब क्या होता है कि इमोइंडा जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, रियूनाइट हो जाते हैं, तो इमोइंडा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये पिटिशन फाइल करता है कि मुझे वापस इंग्लैंड जाना है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को स्लेवरी में कम से कम जन्म देना नहीं चाहता। ओरोनोको वॉज इग्नोर्ड एंड ही ऑर्गेनाइजेज अ स्लेव रिवॉल्ट, है ना। ओरोनोको को मना कर दिया जाता है, तो वो क्या करता है? एक रेबेलियन को ऑर्गेनाइज करता है कि हम एक रिवॉल्ट करेंगे। स्लेव्स आर हंटेड डाउन एंड दे सरेंडर टू बिकम ए डेप्यूटी गवर्नर। और स्लेव्स को मारा जाता है तो वो सारे सरेंडर कर देते हैं। ये कोई गवर्नर है
बियाम नाम से। Orunoko decide to kill Biam but to protect Imoinda from and subjugation after his death, so he decides to kill her. अभी देखो क्या हुआ, ये डिसाइड करता है कि मैं इसको मारूंगा, बियाम जो है इसको मारूंगा, लेकिन उसको डर लगा कि अगर मैंने इसको मार दिया और मैं भी मर गया तो फिर ये सारा इल्जाम जो है ना ये इमोइंडा पे आ जाएगा, इसको ये परेशान करेंगे। सो ही डिसाइड्स टू किल हर, इसीलिए उसने क्या किया कि मैं इमोइंडा को ही क्या कर देता हूँ, मार देता हूँ। इमोइंडा डाइज विलिंगली बाय द हैंड ऑफ ओरुनोको, और इसके हाथों ये मतलब इच्छा से मर जाती है। ओरुनोको इज पब्लिकली रिडिक्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और जनता के सामने इसका मजाक बनाया जाता है, और मतलब चौराहे पे जिस तरीके से फांसी लगाया करते थे ना एंशिएंट टाइम में, उसी तरीके से इसके साथ होता है। ड्यूरिंग हिज डेथ बाय दिस मेमोरमेंट ओरुनको कामली स्मोक्स अ पाइप एंड विथस्टैंड्स ऑल द पेन विदाउट क्राइंग आउट, और वो पाइप पी रहा है बिना दर्द के, वो खड़ा हुआ है और उसको एग्जीक्यूटेड यानी इसको चौराहे पर जो है फांसी दे दी जाती है, और ये वर्क जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ओरुनोको ही एक ऐसा वर्क है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन एफ्राबेन के लिए मिली। तो एफ्राबेन से रिलेटेड मेजर पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। एक तो मैंने पूरा वर्क आप लोगों को बता दिया है कि दो बड़े कैरेक्टर, ध्यान रखना, ओरुनोको और इमोइंडा, ये दो बड़े कैरेक्टर हैं इसके अंदर। वो उससे प्यार करता है, वो उसकी एक तरीके से वाइफ हो गई, और ये 1688 में आता है। और इसके अलावा इससे पहले जो मैंने बातें बताई कि इनको फर्स्ट प्रोफेशनल वुमन राइटर माना जाता है। सेकंड पॉइंट और याद रख लेना, सी is belonged to restoration period. She worked as a political spy for Charles II, so she is also called Agent 160, और एस्ट्रिया इसका कोड नेम है। बाद में इस नाम से इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे, तो पेन नेम भी इसको माना जाता है। एक वर्जीनिया वुल्फ अपने रूम ऑफ वंस ओन, A Room of One's Own के अंदर इनका जिक्र जो है किसने किया है, वर्जीनिया वुल्फ ने, कि हम सभी जो फेमिनिस्ट है ना, विमेन राइटर्स हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। किसको? एफ्राबेन को, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमारे विचारों को आज़ादी दिलवाई। ये वर्क का पता होना चाहिए कि वर्जीनिया वुल्फ या किसने अपने वर्क में कहा है। तो क्वेश्चन उल्टा सीधा किसी प्रकार से डिजाइन हो, हमारा मेन पर्पस जो ये है कि हमारा जो क्वेश्चन बनता है ना वो ठीक होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये था आज का सेशन। ऐसे ही अगर सेशन आपको देखने हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो ये था आज का सेशन, बाकी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।